दोस्तों नमस्कार। एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे द्वारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर स्टूडेंटों के लिए टेस्ट सीरीज जो शुरू की गई थी, उसका तीसरा टेस्ट हमने 13 जुलाई यानी जो संडे था उसको लिया था। और आज उसका हम पूरा सोल्व करेंगे। उसको प्रत्येक जो ऑप्शन है उसके आधार पर हर ऑप्शन पे जो क्वेश्चन बन रहा है उसको पूरी तरह से सोल्व करेंगे। और लगभग 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में आप मानो आप कम से कम 200-300 क्वेश्चन सभी ऑप्शन को अगर अपन सोल्व करते हैं तो 200 से 300 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने बोला है कि सर हमने चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन हमें वीडियो का पता नहीं चलता कब वीडियो आ रहा है, कब क्या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने जो बेल आइकन है उनको प्रेस नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप कमेंट जो बॉक्स है उसमें कमेंट सीजन है, उसमें हमने वीडियो का इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन में आपको 10-15 सेकंड का समय दूंगा जिससे आप अपने आंसर देख सकें और आप कमेंट बॉक्स में क्लियर बताएंगे लास्ट में कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप और ऑप्शन डी सवाई जय सिंह। तो जो अभिनव भट्टाचार्य है वो कहा जाता था राणा कुंभा को। बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप को किका के नाम से जाना जाता था। राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता था। जो पहला क्वेश्चन है इसका सही आंसर आएगा राणा कुंभा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्न में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रतिष्ठा और कामराज रतिसार। दोस्तों राणा कुंभा का एक क्वेश्चन हर बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में आता है और इसकी किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ग्रंथ हैं इनके द्वारा रचित हैं। तो जो इसका आंसर आएगा ये आएगा सूड प्रतिष्ठा। दोस्तों ये सूड प्रतिष्ठा नहीं है, सूड प्रबंधन, यानी सूड प्रबंधन सूड प्रबंधन है, वो राणा कुंभा द्वारा रचित है। बात करें हम संगीत राज की, ये राणा कुंभा की जो पुस्तक है ये 5 भागों में है। कई बार इसका ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो संगीत राज है वो कितने भागों में है, तो ये 5 भागों में है। बात करें कामराज रतिसार है, ये काम शास्त्र का ग्रंथ है, राणा कुंभा द्वारा रचित काम शास्त्र का ग्रंथ है। तो जो राणा कुंभा द्वारा इसका आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ। 12 अप्रैल 1482, ऑप्शन नंबर बी 24 जून 1509, ऑप्शन नंबर सी 12 मई 1482 या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 मई 1509। राणा सांगा का राज्याभिषेक और ये हुआ था 24 मई 1509, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और जो 12 अप्रैल 1482 है इसमें हुआ था राणा सांगा का जन्म। तो आपको जन्म भी याद रखना है और इसका राज्याभिषेक भी याद रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, बयाना का युद्ध कब हुआ। 16 फरवरी 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1526 और 21 मार्च 1527। बयाना का युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है और ये हुआ था 16 फरवरी 1527 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, मेवाड़ महाराणा जो अकबर के समकालीन नहीं था, यानी इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो अकबर के समकालीन थे और एक ऑप्शन वो है जो अकबर के समकालीन नहीं था। उदय सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह और राज सिंह। तो इसका ऑप्शन आएगा, उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह ये मेवाड़ के महाराणा थे जो अकबर के समकालीन थे और राज सिंह अकबर के समकालीन नहीं थे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को यानी महाराणा प्रताप से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लगभग आता रहता है, तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इनके क्वेश्चंस हम बार बार टेस्टों में भी दे रहे हैं और वैसे भी स्टूडेंटों से पूछते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहता है वो
कमेंट सीजन में अपने नंबर दे दें, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूनी, अबुल फजल, दशरथ शर्मा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था और इसका आंसर आएगा बदायूनी, ऑप्शन नंबर ए। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। अब बात करें हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध, खमनोर। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था और वो कहा था अबुल फजल ने। बात करें हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? तो वो कहा था कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1582, 1584, 1585 और 1588। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1585 में राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ और रघुनाथगढ़। यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। ये होता है आरोही क्रम, छोटे से बड़ा रूप। इसमें अपने को इन चोटियों को व्यवस्थित क्रम में रखना है। पर्वत चोटियों को लेकर एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो ये चोटियां दे रखी हैं इनकी आपको ऊंचाई याद होनी चाहिए। जो तारागढ़ है ये है 873, तारागढ़ 873 है। बात करें अचलगढ़ की, अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। बात करें कमलनाथ की, कमलनाथ की 1001 मीटर। बात करें रघुनाथगढ़ की, तो रघुनाथगढ़ की होगी 1055 मीटर। तो अब आप लगा सकते हो ऊंचाई के आधार पर सबसे छोटी कौन सी है, फिर उसके बाद बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो इसमें आएगा जो तारागढ़ है वो सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद में आएगा कमलनाथ, कमलनाथ 2 नंबर पे, फिर आएगी रघुनाथगढ़ 3 नंबर पे और उसके बाद में लास्ट में आएगी अचलगढ़ 4 नंबर पे। यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3 और ये हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ए सबसे पहले तारागढ़ आएगी, फिर आएगी कमलनाथ आएगी, फिर आएगी रघुनाथगढ़ और लास्ट में आएगी अचलगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ऐसी सभ्यता जिसमें 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, आहड़, बागोर और बैराठ। तो इसका आंसर आएगा आहड़, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कालीबंगा और आहड़ के ही क्वेश्चन आएंगे और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, किस सभ्यता में कपड़े में लिपटा एक उस्तरा व मिट्टी का पैमाना मिला है? कालीबंगा, आहड़, बागोर और बैराठ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। मरण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा, आहड़, बागोर और बैराठ से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा से मरण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। कालीबंगा में कितनी अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? 5, 6, 7, 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला बैल, काली मिट्टी, काली पहाड़ी, काली चूड़ियां। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, काली चूड़ियां। काली चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर कितने स्तर में पाए गए हैं? 3, 5, 7 और 8। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार काफी एग्जामों में आया हुआ है। कर्नल टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरी शंकर ओझा या फिर अबुल फजल। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर आएगा दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्न में से असत्य कथन है। जुटे हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। बनास सभ्यता को आहड़ सभ्यता या आयड़ सभ्यता ये भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। काले भूरे मृत भांड पाए गए हैं आहड़ में। और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन C14 डेंटिंग पत्ते में 2300 ईसी पूर्व से 1700 ईसी पूर्व का काल कालीबंगा का काल है, बिल्कुल चौथा नंबर भी सही है। तीसरे नंबर में आएगा काले भूरे मृत भांड, ये काले भूरे नहीं है, काले और लाल, काले और लाल मृत भांड है, ये आहड़ सभ्यता में पाए गए हैं। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है कालीबंगा से, आहड़ से, बैराट से और बागोर से। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को कहा जाता था जोहड़, कुआ, तालाब, रन और कोट। तो इसमें जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रन या कोड अस्थायी झीलों को कालीबंगा सभ्यता में कहते थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। कालीबंगा में लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? यानी पिता प्रधान होता था या माता प्रधान होती थी, घर का मुखिया होती थी। तो जो आहड़ सभ्यता है, सॉरी कालीबंगा सभ्यता, इसमें आएगा मातृ सत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे? बलि प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा या नियोग प्रथा? तो क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर आएगा बलि प्रथा, ऑप्शन नंबर ए बलि प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे आहड़ सभ्यता के लोग। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। सभ्यता जिसमें सऊ को आभूषण सहित गाड़ा जाता था कालीबंगा, आहड़, बागोर और बालाथल। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आहड़ सभ्यता में सऊ को आभूषण सहित गाड़ा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। आहड़ सभ्यता स्थित है कौन सी नदी पर स्थित है? साबी नदी पर, बेड़च नदी पर, चिनाब नदी पर और चंबल नदी पर? तो जो आहड़ सभ्यता है ये बेड़च या आयड़ नदी पर स्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व, यानी जो हनुमानगढ़ है उससे दक्षिण पूर्व में, ये आपकी दक्षिण हो गई और ये आपकी पश्चिम हो गई, सॉरी दक्षिण पश्चिम में, इस दिशा में जो ये कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ से स्थित है। बात करें अब क्वेश्चन नंबर 24 की। खुरपका मुंहपका रोग है संसर्ग रोग, परजीवी जन्य रोग, जीवाणु जन्य रोग या विटामिन की कमी वाला रोग? तो जो इसमें आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 24 में वो आएगा संसर्ग रोग है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। थैनेला रोग के अन्य नाम है गोरगेट, अयन का शीत, स्तन शोथ और उपरोक्त सभी। तो जो गोरगेट है, अयन का शीत है, स्तन शोथ है, ये सभी थैनेला रोग के नाम है, उपरोक्त सभी इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में डी आंसर आएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। पशु में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है गर्भपात होता है, खांसी, आकस्मिक मृत्यु या लाल श्रवण? जो एंथ्रेक्स रोग है इसका मुख्य लक्षण यही है आकस्मिक मृत्यु होना, पशु की अचानक से मृत्यु होती है, मृत्यु दर बढ़ती है और ये सब एंथ्रेक्स रोग के कारण होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। चुरचुरिया, जहरबाद, फड़ सूजन किस मुख्य रोग के उपनाम हैं? एंथ्रेक्स के, गलघोटू के, लंगड़ी जवर के या फिर थैनेला के? तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका आंसर आएगा लंगड़ी जवर, ऑप्शन नंबर सी। 27 में ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। लंगड़ी जवर है
चयापचयी रोग, विषाणु जनित, बैक्टीरिया जनित या सभी असत्य। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन है, जो लंगड़ी जवर है, ये होता है बैक्टीरिया जनित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। खुरपका मुंहपका यानी जो एफएमडी रोग है, फुटबाथ के रूप में कितने प्रतिशत नीला तोता काम में लेते हैं? और ये काम में लेते हैं 5%, 1%, 2% या 10%। तो इसका आंसर आएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, 1%। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। पशुशाला के फर्श व दीवारों को कितने प्रतिशत फिनाइल घोल से साफ करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 में 1%, 5%, 7% या 3%। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1% इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधियां कहलाती हैं प्रतिकारक, एंटीसेप्टिक, प्रतिजैविक या रोगाणुनाशक। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा प्रतिकारक। प्रतिविषकारक भी बोलते हैं इनको, एंटीडोट्स। जो प्रतिकारक हैं इनको बोलते हैं प्रतिविषकारी, प्रतिविषकारी, विषकारी, या फिर बोलते हैं एंटीडोट्स, एंटीडोट्स। ये इसी के उपनाम है प्रतिकारक के ही। अब बात करें जो एंटीसेप्टिक होते हैं, जीवाणुरोधी भी कहते हैं इनको, यानी जीवाणु की वृद्धि को रोकती हैं, नष्ट नहीं करती हैं, ये होती हैं एंटीसेप्टिक। बात करें प्रतिजैविकी की, तो इनको एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूं मैं। जो प्रतिजैविकी हैं इनको कहते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये क्या होती हैं? ये फफूंदी से या जीवाणु से प्राप्त होती हैं तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं और इनको नष्ट करती हैं। उन्हें कहते हैं हम प्रतिजैविकी या फिर एंटीबायोटिक। बात करें रोगाणुनाशक की, ऑप्शन नंबर डी की, तो जो रोगाणुनाशक, एंटीसेप्टिक या जीवाणुरोधी, ये तीनों एक ही हैं। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। वे रसायन जो फफूंदी अथवा जीवाणु से प्राप्त होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? विरेचक, रोगाणुनाशक, प्रतिजैविकी या फिर जीवाणु प्रतिरोधी। तो अभी हमने लास्ट सवाल में पढ़ा है, इन्हें कहते हैं प्रतिजैविकी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्न दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, आइवरमेक्टिन। इसका सही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। तीव्र रेचक है, अलसी का तेल है, इसबगोल की भूसी है, अरंडी का तेल है या फिर क्रोटन का तेल है? तो बात करें जो तीव्र रेचक आएगा क्वेश्चन नंबर 34 में, ये आएगा क्रोटन का तेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। वे औषधियां जो शरीर में शिथिलता उत्पन्न कर दर्द को कम करती हैं और तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को शांत करती हैं, वे औषधियां कहलाती हैं सामक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। सर्दी से बचाव के लिए वयस्क पशु को अल्कोहल देते हैं 100 ml, 200 ml, 400 ml या फिर 500 ml। तो जो वयस्क पशु है उसको सर्दी से बचाने के लिए पानी में मिला के, और ये 500 ml, ऑप्शन नंबर डी है, अल्कोहल देते हैं। ये तो आपने देखा होगा कि इंसान भी लेते हैं अल्कोहल, जो सर्दी फिर उनको लगती नहीं है, सर्दी तो उनकी दूर हो जाती है। तो जानवरों को भी 500 ml देने से जानवरों की सर्दी भी दूर हो जाती है। जैसे इंसान ले लेता है, फिर वो सर्दियों में भी चाहे ठंडे नाले में कीचड़ में पड़ा रहता है, उसको पता ही नहीं रहता। तो ये जानवरों के लिए भी है कि अगर उनको सर्दी से अपन बचाना चाहते हैं तो 500 ml वयस्क पशु को अल्कोहल की मात्रा दी जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। तारपीन के तेल की कितनी मात्रा को आफरा रोग में अन्य तेल के साथ मिलाकर पशु को देते हैं? 300 से 600 ml, 30 से 60 ml, 200 से 300 ml, 20 से 30 ml। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 60 ml। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। जब भिंडी की कुछ पंक्तियों को कपास की फसल के चारों ओर उगाया जाता है तो उसे कहते हैं नकदी फसल, कैच फसल, फांस फसल या रक्षक फसल। तो भिंडी की कुछ पंक्तियों को कपास की फसल के चारों ओर लगाया जाता है उसको कहते हैं फांस फसल यानी ट्रैप क्रॉप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की।
खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं? मिश्रित क्रॉप, रिले क्रॉप, इंटर क्रॉप या फिर बहुफसली क्रॉप? तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा रिले क्रॉप, यानी खड़ी फसल कटने से पूर्व ही दूसरी फसल खेत में बोना रिले क्रॉप हो गया। बहुफसली क्रॉप हो गई, एक क्रॉप आपने छोटी ले ली, एक उससे बड़ी ले ली और बड़ी ले ली, इस हिसाब से बहुफसली क्रॉप हो गई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। हरित क्रांति शब्द दिया था, तो जो हरित क्रांति शब्द है वो दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। बात करें अगर भारत में हरित क्रांति, तो वो आएगा एमएस स्वामीनाथन ने। जो एमएस स्वामीनाथन है उन्होंने भारत में हरित क्रांति शुरू की थी। तो जो हरित क्रांति शब्द है वो दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 5 जून को, 6 अक्टूबर को या फिर 23 दिसंबर को? तो जो किसान दिवस है वो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 5 जून को अपन सभी जानते हैं पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को। 21 मार्च को वन दिवस, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। वाष्पीकरण मापा जाता है एनेमोमीटर, बैरोमीटर, एवोपोरीमीटर या टेरोमीटर? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 में एवोपोरीमीटर से वाष्पीकरण मापा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से, मछली उत्पादन से, खनिज तेलों से और तिलहन से? तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से यानी मछली पालन से संबंधित है। बात करें तिलहन से तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। खाद्यान्न से बात करें तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित थी। खनिज तेलों की बात करें तो खनिज तेलों से जो क्रांति है हमारी काली क्रांति वो खनिज तेलों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। काली क्रांति संबंधित है तो हमने अभी पढ़ा है खनिज तेल यानी जैव ईंधनों से काली क्रांति संबंधित है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45 की। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जयपुर, नागपुर, पटना या फिर करनाल? जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है वो है नागपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बिना मृदा के पौधों की खेती, बिना मृदा के फूलों की खेती, बिना मृदा के वनों की खेती या फिर बिना मृदा के आलू की खेती? तो जो इसमें 46 में जो आंसर आएगा वो आएगा बिना मृदा के पौधों की खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूरी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक? तो इसमें जो जिला शामिल नहीं है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। टोंक शामिल नहीं है, भरतपुर भी शामिल है, धौलपुर भी शामिल है और करौली भी शामिल है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी में लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? उनके समूह को बताना है। जालोर, पाली और सिरोही, नागौर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर? तो जो क्वेश्चन नंबर 48 है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जालोर, पाली और सिरोही। बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की। जेली तैयार करने के लिए फलों का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेली का भी एक सवाल जैम जेली में से आता रहता है। जो ये पैक्टिन है इसका बार बार आता है, शर्करा, सेलुलोज, विटामिन या फिर पैक्टिन। तो जेली तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पैक्टिन की मात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। गन्ने का पुष्प विन्यास कहलाता है, तो गन्ने का जो पुष्प विन्यास है उसको कहते हैं एरो यानी एरोविंग या एरो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 50 में बी नंबर, एरो या एरोविंग। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, गाय की दूध स्राव में क्या होता है? जैसे ही हमने दूध का नाम सुना और तुरंत अपन दूध को क्लिक करेंगे और वहीं अपना सवाल नेगेटिव ले लेगा अपने से। तो जो गाय की दूध स्राएं हैं उनमें होता है खून। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बात करेंगे जैम में टीएसएस कितना होता है? जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा तो वो होती है 65 से 68%। ऑप्शन नंबर सी इज
राइट आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। घर शब्द का पर्यायवाची है प्रसाद, गृह, सदन या फिर ग्राम। तो 53 में जो आंसर आएगा वो आएगा सदन, ऑप्शन नंबर सी। घर शब्द का पर्यायवाची है सदन। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। निम्न में से कौन सा शब्द चांदनी के समानार्थी है? चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना और कालतन। तो जो ऑप्शन नंबर 54 है इसमें आएगा ज्योत्सना। ज्योत्सना चांदनी का समानार्थी है, ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सहचरी, ललना, आली और सहेली। तो जो सहचरी है ये भी सखी का पर्यायवाची है, आली भी है और सहेली भी है, ललना है, ये सखी का पर्यायवाची नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की। इनमें से कौन सा शब्द वाणी ने अनेकार्थ में से नहीं है? यानी जो वाणी है उनके अनेकार्थी शब्दों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56। वचन, सरस्वती, तीर और रसना। तो 56 में जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर। बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। भूरा का पर्यायवाची शब्द है सिलीमुख, सारंग, पादप और केके। तो जो 57 है भूरा का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलीमुख। सिलीमुख भौरा को कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। शक्ति शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है शिवा, लक्ष्मी, शक्ति, दुर्गा, शिव, सांप और स्त्री और हनुमान। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति और दुर्गा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 59 की। किस विकल्प में सही शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? अवनी, अचला और महीधर, माही, अवनी, वसुंधरा, मही, मेदिनी, अचल और मही, अवनी, रत्नाकर। तो जो 59 नंबर है इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, माही, अवनी और वसुंधरा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए। सारंग, हरि, पुष्कर और नीलकंठ। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, सारंग। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? बेचैनी, मधुर ध्वनि, बीता दिन और यंत्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेचैनी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन इसको, बिल्कुल अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? मारतंड, भास्कर, चंद्रमा, चपला, अग्नि और अनिल, व्योम और कौमुदी। जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसमें आंसर आएगा मारतंड और भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जन्नी, पशु, अंबा, मेंढक, दाधुर, मुंडक, जिह्वा, रसना, अक्सी, हस्तकर और पाणी। जो क्वेश्चन नंबर 63 है इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन में परस्पर पर्यायवाची है। बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची है? निशा, विभावरी, यामिनी और तिमिर। तो 64 नंबर क्वेश्चन में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो तिमिर है वो रात का पर्यायवाची है। बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, विहिंग, खग और पिक, उपयुक्त में से पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? 1, 2, 2, 3, 3 व 4 व 1 व 2। तो जो 65 है उसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 व 3। विहिंग और खग ये पक्षी के पर्यायवाची है, विहिंग और खग। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंधित नहीं है? समय, दशा, मृत्यु और दुर्भिक्ष। तो जो 66 नंबर में आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की। कौन सा शब्द सारंग से संबंध नहीं है? पपीहा, कोयल, तोता और मोर। तो क्वेश्चन नंबर जो 67 है उसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तोता। सारंग से तोता संबंधित नहीं है, पपीहा, कोयल और मोर सारंग से संबंधित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है? निपटना, सरासर, एकमात्र और बिल्कुल।
तो जो 68 नंबर क्वेश्चन है उसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, निपटना। निपट का समानार्थी नहीं है निपटना, सरासर, एकमात्र और बिल्कुल, ये निपट के समानार्थी हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है? विष्णु, बंदर, सूर्य और नदी। तो जो हरि से संबंधित शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, नदी। बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? धनुर्धर, धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बाणेत। निर्झर, निर्झणी, झरना, प्रताप और चश्मा। पृथ्वी, अचला, पृथल, अवनी और वसुंधरा। सोना, कंचन, कनक, जातरूप और स्वर्णयुथिका। जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बाणेत। ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 70 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? वानर, हिरण, मोर और नीलगाय। तो जो शाखा मृग है वो है वानर का। 71 में क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर आएगा ए। अब आप कई साथी समास भी जिन्होंने पढ़ लिया वो आप बताएंगे कि शाखा मृग में कौन सा समास होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, चरित्र, भाग्य, कर्म और स्वभाव। तो जो ऑप्शन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 है इसमें आंसर आएगा भाग्य। बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? यानी ये शब्द शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अपना 73। धनंजय, पार्थ, कानेत और गुडाकेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आएगा। अर्जुन से संबंधित ही क्वेश्चन नंबर 70 है, सॉरी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की, रिजु शब्द का पर्यायवाची है। तो इसमें आएगा रिजु का सीधा, और जो वक्र है ये रिजु का विलोमार्थी है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 में समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलज, पारावर और वरिधि। तो जो 75 नंबर क्वेश्चन है उसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जलज, जलज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, चोर चोर मोसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का सांग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो जो इसका आंसर है 76 नंबर क्वेश्चन का वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। भीगी बिल्ली होने का तात्पर्य है भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना या सर्दी लग जाना। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 77 है, भीगी बिल्ली होने का तात्पर्य है डर जाना। जैसे आप लोग पेपर को देख के भीगी बिल्ली हो जाते हो ना, डर लग जाता है सभी को, भाई हाँ पता नहीं क्या आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। तो जो क्वेश्चन नंबर 78 है, व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में सरार करना, अंतिम संस्कार करना और पुरानी बातों को दोहराना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना या पुरानी बातों को बार बार खींच के लाना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की, कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना या फिर कान का कमजोर होना। तो सुनी बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। किसी ने भी कोई बात कह दी उसी को आपने सच मान लिया तो वो होता है कान का कच्चा, और आजकल सबकी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन है? यानी मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आसमान पर थूकना, ऑप्शन नंबर बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, कोड में खा जाना। तो जो आसमान पर थूकना, गूलर का फूल होना, कोड में खा जाना, ये तीनों मुहावरे हैं। और जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऑप्शन नंबर बी ये है लोकोक्ति। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, न नोमन तेल होना और न राधा नाचेगी का भाव है। काम न करने के बहाने बनाना, खूब काम करना, काम दे दिल उबना, काम से दिल उबना और काम में आलस्य करना, न पूरी होने वाली शर्त है ये, यानी ऑटो डी आंसर है इसका राइट आंसर आएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की, ज्योति का विलोमार्थी शब्द है अंधकार, अंधेरा, नम और कालिका।
तो जो ज्योति का विलोमार्थी शब्द है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, तम। बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, दाता का विलोम शब्द होगा, तो दाता का सोम, दाता का सोम, दाता का सोम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नाम और शब्द का विलोम है? नामी, बदनाम, अनिपुण और दबंग। तो 84 में ऑप्शन नंबर बदनाम, नामवर बदनाम, यानी एक तरफ आपका नाम है तो आप बदनाम हो, दूसरी साइड उसका विलोम बदनाम होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द हैं? खंडन, मंडन, ख्यात, प्रख्यात, विग, अभिग और कदाचार का दुराचार। तो 85 नंबर में ये खंडन का मंडन होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, अपकर्ष का विलोम शब्द है उत्कर्ष, विकर्ष, निकर्ष और दुर्धय। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, इसमें होगा उत्कर्ष। अपकर्ष का क्या आएगा? उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, अनुराग शब्द का विलोम है पराग, विराग, राग और वितराग। तो जो क्वेश्चन नंबर 87 है उसका आएगा विराग, अनुराग का विराग। बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, निम्न विलोम युगों में से सही विकल्प चुनिए। शुष्क का मलिन, रक्षक का रक्षाई, ज्ञानी का पंडित और शोक का हर्ष। तो जो शोक का हर्ष है वो राइट आंसर है, ये विलोम है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की, निषिद्ध शब्द का विलोम है सिद्ध, कठोर, विहित और आद्रत। जो 89 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, विहित। निषिद्ध का विलोम आएगा विहित। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, निम्न में से मुक्त का सही विलोम है बद्ध, मंद, रिक्त और दोष। तो क्वेश्चन नंबर 90 में आएगा बद्ध, मुक्त का बद्ध। बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम होगा उत्कीर्ण, संकीर्ण, अनुतीर्ण और विकीर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर बी, संकीर्ण, विस्तीर्ण का संकीर्ण। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 92, संधि शब्द का सही विलोम होगा विग्रह, हास, सृष्टि और व्यष्टि। तो 92 में होगा संधि का विग्रह। बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, विलोम शब्द युग्म है हिंसा, प्रतिहिंसा, हास, परिहास, मान, सम्मान, वादी और प्रतिवादी। तो 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आएगा वादी और प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कटु को तिक्त, विज्ञ को अभिज्ञ, उग्र को व्यग्र और राग का द्वेष। तो 94 नंबर क्वेश्चन है उसमें आएगा राग का द्वेष, सही विलोम शब्द है। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की, सामिस शब्द का विलोम होगा निरामिस, आमिस, अमिस और परामिस। तो जो 95 नंबर क्वेश्चन है उसमें होगा सामिस का निरामिस। अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं आपको, इनको भी फटाफट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, जीटीबी टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 में आएगा रिंडरपेस्ट, दुग्ध ज्वर, गलघोटूर, खुरपका, मुपका। तो जो जीटीबी है वो होता है रिंडरपेस्ट के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, गाय व भैंस का सर्वाधिक प्रचलित रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स, एफएमडी, जहरवाद और मिल्क फीवर। तो जो 97 नंबर क्वेश्चन है उसमें आएगा एफएमडी, खुरपका, मुपका। गाय और भैंस का सर्वाधिक सबसे ज्यादा रोग यही होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, मुर्गी में चेचक के प्रकार हैं कोराइजा समान, सूखी चेचक, आदर चेचक, सभी। तो जो 98 नंबर है उसमें आएगा आंसर नंबर, यानी कोराइजा चेचक भी होती है, सूखी चेचक भी होती है, आदर चेचक भी होती है, तीनों होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, मिल्क फीवर की दवा है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, कैल्शियम बोराग्लूकोनोट और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो ऑप्शन नंबर जो मिल्क फीवर है उसकी दवाई होती है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, चेचक रोग मुर्गियों में एक बार होने पर नहीं होता है, सदैव होता है या सभी असत्य। तो जो मुर्गियों में अगर एक बार चेचक हो लिया तो फिर मुर्गियों में चेचक नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने तीसरा पेपर था वो लिया है स्टूडेंट का, काफ़ी स्टूडेंटों ने इसमें भाग लिया था और रैंक वगैरह हमने ग्रुप में डाल रखी है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आपको भी टेस्ट से जुड़ना है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।